हेलो गाइस एंड वेलकम टू आर&टी एजुकेशन हब। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 6 का सब्जेक्ट जो हिस्ट्री उसका चैप्टर फर्स्ट है उसके बारे में। हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है मतलब इतिहास का, जिसमें हमारा जो बुक है उसका नाम हमारे अतीत है। उसका जो पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसको हम जानने का प्रयास करें। अब हम हिस्ट्री का सीरीज लेके आने वाले प्रत्येक क्लास का जो हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, एनसीईआरटी की जितनी भी आपकी बुक्स है प्रत्येक क्लास वाइज चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे समझिए सब्जेक्ट हिस्ट्री हमारे पास पहला जो चैप्टर हमारे पास है छठी क्लास का पहला चैप्टर जो बुक है हमारे अतीत उससे लिया गया है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें हम इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, यानी आज से हजारों साल पहले मनुष्य कैसे रहता था, क्या खाता था, कब मतलब समय क्या था, वो कब मनुष्य उस वक्त जंगलों में रहता था या आर्किटेक्ट की तरह रहता था या फिर कहाँ रहता था, ये सारा हम जानने का प्रयास करेंगे। पहली चीज लिखिए अतीत। एक रसीदा, आपके एक उदाहरण दे रखा है। रसीदा एक बच्ची है जो अखबार पढ़ रही है और उसे एक 100 साल पहले की खबर पढ़ रही है। फिर उसके मन में एक विचार आता है कि ये तो 100 साल पहले की खबर जो हम अखबार में पढ़ लेते हैं, लेकिन आज से हजारों साल पहले क्या हुआ था ये हम कहां से पता करें, इसके बारे में हम कैसे जानें कि आज से हजारों साल पहले लोग भोजन क्या खाते थे, क्या पीते थे, लोगों का पहनावा क्या था, मतलब पहनते क्या थे लोग उस वक्त, और वर्ग क्या थे। वर्ग का मतलब लोग, कोई आंखें टकरा होगा मतलब शिकार करने वाले, कोई पुरोहित हुआ, कोई राजा हुआ होगा, शिल्पकार हुआ होगा, किसान, ये सारे लोग किस तरह से, क्या आज की तरह ही समाज ऐसे वर्गीकृत था, क्या आज की तरह ही उस वक्त लोग समाज में वहां पर किसान या फिर शिल्पकार ऐसे हुआ करते थे कि नहीं हुआ करते थे, ये सारा उस बच्ची के मन में विचार आता है। तब हम यहाँ पे इस वीडियो में या फिर इस पार्ट में हम जानने का प्रयास करें कि अतीत में लोग कैसा भोजन करते थे, कैसा पहनावा पहनते थे और किस तरह से, और आज हमारी किताबों में ये कैसे छप के आता है, आज हमारे लोगों को कैसे पता चलता है कि आज से 8000 साल पहले या फिर आज से 5000 साल पहले लोग ऐसे रहते थे, इसका पता कैसे करते हैं, ये सारी चीज हम यहाँ पे जानने का प्रयास करें। मतलब कब, कहां, कैसे, इस चीज को। पहला पॉइंट है लोग कहाँ रहते थे, ये एक सब पॉइंट दे रखा है उसके अंदर, लोग कहाँ रहते थे ये भी हमें पता होना चाहिए। तो एक मैप में आपको कहा गया है कि नर्मदा नदी ढूंढिए। ये जो मैप दिख रहा है आप में, इसमें आप नर्मदा नदी देख सकते हैं। ये गुजरात वाला एरिया, इससे आप देखो मध्य प्रदेश में यहां से होते हुए ये नर्मदा नदी निकल रही है। तो ये नर्मदा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पे लोग रहा करते थे, और इस नर्मदा नदी के आसपास के लोग जो होते थे, ये नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे घने जंगल हुआ करते थे और उन जंगलों में लोग रहा करते थे और यहाँ से आखिर शिकार करते थे और वन औषधि जितनी भी थी, वन औषधि मतलब वनों से प्राप्त होने वाली जो चीजें थी उनका प्रयोग करके जीवन बिताते थे। आज आप सोच के देखिए, आज हम लोग घरों में रहते हैं, अलग तरह के आलीशान घरों में रहते हैं, अलग अलग तरह के खाना सब्जियां खाते हैं, लेकिन उस वक्त लोग जंगलों में रहते थे, वनौषधि का प्रयोग करके अपना जीवन बिताते थे। कौन सी नदी के आसपास? नर्मदा नदी। अगला आपसे कह रहा है सुलेमान और किरथर पहाड़ियां कहां पर है, मैप में ढूंढिए। आप इस मैप को देखो, ये वाले यहाँ पर जो हिस्सा दिख रहा है जो वर्तमान अफगानिस्तान के पास में, ये सुलेमान और किरथर है, भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। तो ये पूरा मैप आपको दक्षिण एशिया का दे रखा है, इसको हम समझेंगे। तो ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, ये जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से रास्ते से भारत में लोग आया करते थे। तो इन सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास हमें प्रमाण मिले कि यहाँ पे 8000 वर्ष पूर्व कृषि और पशुपालन हुआ करता था। 8000 साल पूर्व लोग यहाँ पे गेहूं, इसके अलावा जो वगैरह उगाया करते थे, गेहूं जौ का क्या करते थे, यहाँ पे खेती करते थे, गाय, भेड़, बकरी, बैल का पशुपालन क्या करते थे। मतलब आप सोच समझ के देखिए कि आज से 8000 साल पहले, आज से 8000 साल मतलब 2000 साल ये और 6000 साल पीछे, और यानी आज से 8000 साल पहले लोग क्या किया करते थे, वहां पे खेती और पशुपालन। कौन से क्षेत्र में? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास का जो क्षेत्र है, हिमालय के आसपास का क्षेत्र है उसमें। इसके अलावा आपको मैप में कहा जा रहा है उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य ढूंढो। तो गारो जो पहाड़ियां, ये जो दिख रही है आपको इधर उत्तर पूर्व में, ये जो मेघालय वाला हिस्सा है, मेघालय के आसपास में ये गारो पहाड़ियां, और विंध्य ये बीच वाला मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र यहाँ पे। तो ये गारो और जो विंध्य है, इस क्षेत्र में भी चावल उगाया जाता था। विंध्य के उत्तरी भाग में सबसे पहले चावल उगाया गया था। तो आप सोच के देखिए कि हमें किस तरह से आज से 8000 साल से पहले, 6000 साल पहले लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, ठीक वैसे जैसे आजकल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। तो चावल का प्रथम उत्पादन कहां होता है? तो गारो और विंध्य के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे। मानचित्र में आपको मानचित्र दिया गया है और ये दक्षिण एशिया का मानचित्र है। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? अगर हम आधुनिक वर्तमान की बात करें, भारत है, भारत का पड़ोसी है पाकिस्तान,
बांग्लादेश, नेपाल है, ठीक है, भूटान है। ये हमारे ऐसे देश हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, दक्षिण एशिया में। श्रीलंका है, ये सारे देश। इसके अलावा इनके पड़ोसी देश जैसे चीन ले लो, अफगानिस्तान, चीन पूर्वी एशिया में आता है, ठीक है, अफगानिस्तान है, ईरान है, ठीक है, ये ऐसे देश हैं जो यहाँ पे पड़ते हैं इसके आस पड़ोस में। ये जो दक्षिण एशिया है उसमें भी भारत खासकर और जो आसपास के देश हैं, इनकी जो प्राकृतिक सीमा है, कहीं और पहाड़ियां, कहीं पे पानी है, मतलब जल से घिरे हुए हैं, कहीं पे पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, एक तरफ हिमालय, इसकी एक अलग ही विशेषता है। अगर हम इसको देखें सांस्कृतिक भौगोलिक तरीके से देखें, अलग ही विशेषता है। इस कारण इसको हम भारतीय उपमहाद्वीप कह देते हैं। ये उपमहाद्वीप की संज्ञा दे दी जाती है। महाद्वीप बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों तरफ से नॉर्मली पानी से बड़ा क्षेत्र होना चाहिए, उसको महाद्वीप। जैसे एशिया है, एशिया में कौन सा, दक्षिण एशिया, और उसमें भारत। और उपमहाद्वीप किसे कहेंगे, महाद्वीप के अंदर एक छोटा महाद्वीप जो अपनी अलग ही विशेषता लिए हुए खड़ा हो, मतलब महाद्वीप का छोटा हिस्सा जो अपनी अलग विशेषता रखता हो सांस्कृतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, उसे हम किस में कैटेगरी में रखते हैं, उपमहाद्वीप में। तो भारत को भी क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप, जैसा कि आपको मानचित्र में दिख रहा है। अब आपको मानचित्र में कहा जा रहा है सिंधु और उसकी सहायक नदियों को क्या कीजिए, देखिए। सिंधु, सहायक नदियां किसे कहते हैं, मुख्य नदी में आकर मिलने वाली छोटी छोटी नदियों को क्या कहा जाता है, सहायक नदियां कहा जाता है। सिंधु नदी, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है, यहाँ पे ये जो उत्तरी भारतीय हिस्सा है, वैसे ये हिमालय से निकलती है और भारत में जम्मू कश्मीर से बहते हुए सीधी पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों से किनारे 4700 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था। आज से कितने साल पूर्व, 4700 साल पूर्व किसका विकास हुआ था, नगर बने थे किसके किनारे, सिंधु। सिंधु की सहायक नदियों की बात करें, छिनाब, रावी, छतलस, झेलम, ये जो सहायक नदियां इसकी, सरस्वती, घग्गर, जो ये सहायक नदियां, इनके किनारे पर 4700 वर्ष पूर्व नगर विकास हुआ था। आगे हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वो इसी के किनारे पर थी। तो इसको समझना है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व, आज से कितने साल पहले, 4700 वर्ष पूर्व वहां पे नगरों का विकास हुआ था। गंगा, ये भी हिमालय से निकलती है, लेकिन सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है और गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल और उसकी सहायक नदियां, सहायक जो छोटे छोटे, जैसे गंगा की सहायक नदियों की बात करें, सोम है, यमुना है, ठीक है, गंडक है, ऐसे बहुत सारी नदियां जो गंगा की सहायक है। 2500 वर्ष पूर्व साल पहले यहाँ पे भी क्या हुआ था, इस गंगा नदी के किनारे भी किसका विकास हुआ था, नगरों का विकास हुआ था। तो नगरों का विकास का मतलब है लोग नदी के किनारे पर अपने घर बनाने लगे, शहर बनाने लगे और उनमें रहने लगे, ये बात समझनी है। अब यहाँ पे आपको एक नदी कहा जा रही है, सोन नदी। सोन नदी के पास में, ये आप मैप में देखो, यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो बिहार के आसपास का क्षेत्र है, इसमें मगध साम्राज्य के विकास, इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे एक चैप्टर मगध साम्राज्य। मगध उस वक्त जो एक मगध जगह थी बिहार के आसपास, और ये काफी विकसित नगर हो चुका था। यहाँ पे शासकों का शासन चलता था, यहाँ पे जंगल थे, लोहे की काफी प्रचुरता थी। इसका ये एक बाद में साम्राज्य बन गया। साम्राज्य मतलब बहुत बड़ा एक राज्य के रूप में विकसित हुआ। तो इसके आसपास का क्षेत्र, ये भी मैप में आपको थोड़ा ख्याल रखना है। अगला, देश का नाम, यानी हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके बारे में भी यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि भारत कैसे पड़ा। आज हमारे देश को हम या तो भारत कहते हैं या फिर हम इंडिया कहते हैं। नॉर्मली ज्यादा यूज, वैसे हिंदुस्तान भी कहते हैं हम लोग, आर्यावर्त भी कहा जाता था प्राचीन समय में, लेकिन आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, एक भारत और एक इंडिया, ये इस चीज को समझते हैं कि भारत नाम कहां से है और इंडिया नाम कहां से है। इंडिया नाम जो है वो इंडस से आया है। इंडस क्या है, सिंधु को आपके इंडस कहते हैं। सिंधु को क्या कहा जाता है, इंडस कहा जाता है। संस्कृत में जो नदी है सिंधु, उसे संस्कृत शब्द है। ये जो सिंधु शब्द दिख रहा है, ये नदी के लिए यूज किया जाता है और ये संस्कृत शब्द है। और इसको आप क्या कहोगे, इसको ईरानी भाषा में यूनानियों ने इसको क्या कहा, इंडस का। ईरानियों ने, देखो आप, ईरानियों व यूनानियों ने, मैप में भी आपको कहा गया ईरान यूनान का है। तो आप देखो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये ईरान और यूनान वाला क्षेत्र है। तो ईरानियों और यूनानियों द्वारा इसको हिंदोस कहा गया पहले, इंडस नदी को, यानी जो सिंधु नदी, इसको पहले क्या कहा गया, हिंदोस कहा गया, फिर इसको इंडोस कहा गया, और ये शब्द बदलते 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 टाइम के साथ इसका नाम इंडिया हो गया, जो कि वर्तमान में भारत के लिए यूज किया जाता है। बात समझनी है आपको। नदी का नाम सिंधु, कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। उसके बाद क्या हुआ, ईरानी और यूनानियों ने क्या कहना शुरू किया, सिंधु को इंडस कहना शुरू किया। उस वक्त ये लोग इसको इंडस के बाद हिंदोस भी कहते थे, ठीक है, फिर इंडोस भी कहते थे। धीरे धीरे ये शब्द बदलते बदलते वर्तमान इंडिया तक पहुंच गया। अब ये इंडिया जो शब्द है, ये नदी के लिए नहीं यूज किया जाता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, हमारे देश भारत के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर एक शब्द है भरत, ये यहाँ के एक शासक हुआ करते थे, तो उनके नाम पे उत्तर पश्चिम के लोगों के समूह को यहाँ पे भारत कहा जाता था। और धीरे धीरे
भरत जो था राजा, उसकी जो जनता थी, उसकी प्रजा के लिए ये शब्द यूज होने लगा और बाद में इसको भारत कहा जाने लगा। और इस भरत शब्द का जो आपका प्रयोग मिलता है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। मतलब ऋग्वेद के अंदर भी भरत शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि एक प्राचीनतम कृति है। आप जानते हो वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और ऋग्वेद के अंदर 3500 साल पहले ऋग्वेद लिखा गया था। उसमें 3500 साल पहले, 2000 साल ये 3500 साल पहले लिखा गया था। उसमें किसका वर्णन है? भरत नाम का वर्णन है। 10 राज्य युद्ध का वर्णन है वहां पे। इसका उसमें एक समूह है भारत, उसका वर्णन है। तो ये चीज आपको समझनी है कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो ये चीजें थी इस चैप्टर से। आपको मोटा मोटी ये समझना है कि यहां पर प्राचीन समय में लोग रहते कहां थे, किस तरह से रहते थे। एक तो नर्मदा नदी के आसपास लोग रहते थे, आंखें ठगते, शिकार करते थे। इसके बाद में सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, जहां से हमें 8000 साल पहले कृषि के प्रमाण मिलते, मतलब वहां पे खेती होती थी, लोग पशुपालन नहीं करते थे। गारो और विंध्यन जो क्षेत्र, इसके आसपास चावल का उत्पादन किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण एशिया, जो वर्तमान की बात हुई, दक्षिण एशिया को भारतीय अलग तरह की विशेषता, सांस्कृतिक भौगोलिक तरीके से अलग है, इस वजह से इसको भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। सिंधु, उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ, गंगा के किनारे भी नगरों का विकास हुआ। और हमारे देश का भारत का नाम कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा? तो इंडिया इंडस वर्ड से आया। इंडस सिंधु नदी को कहते हैं। ईरानियों ने, ईरानी और यूनानी, ईरान में रहने वाले, यूनान में रहने वाले लोग, ईरानी और यूनानी इंडस को हिंदोस भी कहते थे और इससे ये नाम बदलते बदलते वर्तमान में इंडिया हो गया। तो ध्यान रखना। दूसरी चीज, भारत कैसे पड़ा? तो भारत जो समूह था, जिसका ऋग्वेद में वर्णन है, 3500 साल पहले लिखी गई एक कृति है, जो प्राचीनतम, भारत का सबसे प्राचीनतम क्या ग्रंथ है। तो उसमें किस शब्द का, भरत शब्द का यूज हुआ है, तो इसका हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। अब देखो अतीत के बारे में जानकारी। अब मैंने आपको बताया उस वक्त कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, बहुत सारी चीजें बताई। तब आपका एक सवाल बनेगा कि सर पता कैसे चलता है कि ये लोग ऐसे कार्य करते थे, हमें कैसे पता? क्योंकि ये तो आज से 8000, 9000, 10000 साल पुरानी बात है। आज हम कैसे पता कर लेते हैं कि ये चीजें थी? तो हम इसको जानने का, अतीत के बारे में हम जानकारी कैसे मिलती है? एक हमें जानकारी मिलने का सबसे जो बेहतरीन हमारे पास स्रोत है वो है पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? मैन्युस्क्रिप्ट। पांडुलिपि क्या होती है? हाथ से लिखी गई लिपि, यानी ऐसा ग्रंथ, ऐसा जो किताब या पुस्तक, ऐसा ग्रंथ जो हाथ से लिखा जाता था, यानी हस्तनिर्मित जो होती थी, हाथ से लिखी गई ग्रंथ, जिसको हम पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में जो ये शब्द लिखा मानु, ये लैटिन भाषा के बना है। इस मानु का अर्थ क्या होता है? हाथ से लिखला, यानी जो चीज हाथ से लिखी जाती है। तो मैन्युस्क्रिप्ट का अर्थ लिपि होता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि ऐसी चीज है जो हाथ से लिखी जाती थी किसी कागज पर, या कागज नहीं होता था उस वक्त। नॉर्मली ये किस पे लिखी जाती थी उस वक्त? ताड़ या भुर्ज पत्र पर लिखते हुए। ताड़ का एक वृक्ष होता था, उस ताड़ वृक्ष के जो पेड़ का जो पत्ता होता था, उस पत्ते पर क्या लिखा जाता था? पांडुलिपि। यानी ताड़ का वृक्ष है, उस पाम ट्री का क्या उन्होंने पत्ता लीफ लिया और इसके ऊपर लिख देते थे हाथ से, तो उसको हम पांडुलिपि कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से। तो ताड़ या भुर्ज पत्र पर क्या लिखने, उसी को हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। तो एक सिंपल तरीके समझिए कि ये क्या था? ताड़ के पत्र पर क्या लिखा जाता था? पांडुलिपि। ताकि उसके बाद में हुआ क्या, ये हमें मिलती कहां से? प्राप्त मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है हमें। जब ये लिखी गई थी, अब पत्ता आप समझ लो कितने साल रहेगा, बहुत कम सालों तक रहेगा, या तो कीड़े खा जाते थे या जमीन के नीचे दब करके समाप्त हो जाता था। लेकिन कुछ ऐसे ताड़ पत्र हैं, कुछ ऐसी पांडुलिपियां हैं जो हमें मंदिरों और विहारों में मिल जाती है और सुरक्षित मिल जाती है, जिसकी वजह से हम उसका अध्ययन कर पाते हैं और उस वक्त के जीवन के बारे में पता लगाते हैं। पहला पता किससे चलता है? हमें पांडुलिपि से। पांडुलिपि क्या है? हाथ से लिखे हुए ग्रंथ। अब हाथ से लिखे ग्रंथ किस पे लिखे जाते थे? ताड़ या भुज पत्र पर मतलब पत्ते पे लिखे जाते थे। अब काफी तो नष्ट हो गए, कीड़े वगैरह खा गए, लेकिन जो पीछे बच्चे वो मंदिरों और विहारों से हमें प्राप्त हुए, उनको उठाया हमने, उनको पढ़ा और उनको लिपि को पढ़ करके हमें पता लगा कि उस वक्त ऐसा जीवन होता था। इसके अलावा और जानकारी क्या मिलती है हमें यहाँ से? जानकारी मान्यताओं, व्यवहारों, शासकों, औषधियों और विज्ञान के बारे में। मतलब उस वक्त मान्यताएं क्या थी, रीतियां क्या थी, लोग कैसे जीवन जीते थे, क्या क्या परंपराएं मानते थे, राजा कैसे हुआ करते थे, और इसके अलावा वहां पे विज्ञान की क्या प्रगति थी, ये सारी चीजें हमें पांडुलिपियों से मिल जाती है। इसके अलावा अगला जो हमारा स्रोत है वो है साहित्यिक रचनाएं। साहित्यिक रचना जैसे कोई नाटक लिखा गया, कोई महाकाव्य लिखा गया, जैसे वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये हमें उस वक्त के जीवन के बारे में बताती कि उस वक्त कैसे लोग जीते थे। उसके बाद महाकाव्य, रामायण, महाभारत, वो हमें जीवन के। इसके अलावा बौद्ध काल में, जैन धर्म के काल में, या फिर अशोक के टाइम में बहुत सारी जो रचनाएं लिखी गई, चाहे चाणक्य के अर्थशास्त्र हो या फिर कालिदास द्वारा जितने भी ग्रंथ लिखे, ये तो बाद की बात है, फिर भी अगर हम प्राचीन समय बात करें तो हमें बहुत सारे
संस्कृत भाषा में और प्राकृत भाषाओं में हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, ग्रंथ मिलते हैं। संस्कृत और प्राकृत भाषा, जो संस्कृत और प्राकृत भाषा में जो हमें ग्रंथ मिलते हैं, साहित्यिक रचनाएं मिलती है, लेखकों द्वारा लिखी गई, वो रचनाएं हमें उस वक्त के जीवन की रचनाएं क्या देती है। यहाँ पे आप खुद सोच के देखिए, आज मैं कुछ लिखता हूं अगर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो अगर आज से 400 साल बाद या फिर 500 साल बाद कोई व्यक्ति देखेगा, तो वो हमारा जो मेरे कपड़े पहनने का ढंग है, या फिर मेरे जो बाल संवारने का ढंग है, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ मेरी भाषा है, वो उसको ऑटोमेटिक समझ में आए कि हाँ 400 साल पहले लोग ये भाषा बोलते थे, क्योंकि हो सकता है 400 साल बाद लोग और भाषा बोले, जो आज बोले वो नहीं बोले। ठीक वैसे आज से बहुत साल पहले कोई लेखक था, कोई कवि था, कोई राइटर ने कुछ लिखा, उस साहित्यिक रचना में संस्कृत और प्राकृत भाषा चलती थी, उसने उस भाषा में लिखा, लेकिन जब वो कुछ ग्रंथ में लिखेगा तो उसका जो परिदृश्य होगा, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे, उसके अंदर जो पात्र होंगे, वो क्या होंगे, उसके समाज से मिले जुले होंगे, यानी समाज में जो चल रहा है वही सोच के लिखेगा। इस वजह से वो समाज के चित्र प्रस्तुत करते हैं और हमें पता चलता है कि उस वक्त समाज कैसा था, उस वक्त लोग कैसे थे, क्या भाषा बोलते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते, क्योंकि राइटर जब उसका वर्णन करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि राइटर ने जो वर्णन किया वो उसके आसपास के परिवेश का ही वर्णन है। इस तरह से हम इन चीजों को समझते हैं। शिलालेख, पत्थर पर उत्कीर्ण लेख को हम क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। तो प्राचीन समय की जानकारी हमें शिलालेखों से भी मिलती है। आपके यहाँ पे आपको एक चित्र दे रखा, पांडुलिपि का चित्र दे रखा, ये देखिए, ये प्राचीन समय की पांडुलिपि है, ऐसे लिखी जाती थी, ये ऐसे ताड़ का पत्र यूज करके पांडुलिपि यूज की जाती थी। अब इसके अलावा यहाँ पे देखो 2500 वर्ष पुराना ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये अशोक का एक अभिलेख है, महान शासक जो अशोक था उसका एक अभिलेख है। आप इसकी भाषा को अगर आप देखो, अरेमाइक और यूनानी भाषा में अशोक की भाषा अलग अलग, ख्रोस्टी, अरेमाइक, यूनानी, ब्राह्मी लिपि में, बहुत सारी लिपि में उसने लिखे थे, लेकिन ये हमें प्राप्त कहां से हुआ, कंधार अफगानिस्तान से। तो ये एरिया वो है जो किस तरफ पड़ता है, आपके ईरान की तरफ पड़ता है। इसका इसमें जो भाषा यूज हुई है, भाषा मतलब लिपि जो यूज हुई है, वो लिपि कौन सी है, लिपि आपके अरेमाइक और यूनानी लिपि का यूज किया गया है। तो अशोक का है, अशोक के बारे में हम आगे चैप्टर आएंगे उसमें पढ़ेंगे, अशोक बहुत सारे शिलालेख लिखा है, तो ये अशोक का क्या है, एक पत्र है। तो इस तरह से ये शिलालेख है। अब हमारे जो इतिहासकार होते हैं, पुरातत्वविद होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको पढ़ते हैं और इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई उसको पढ़ करके उसको ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, मतलब उसको जो उस भाषा में अरेमाइक यूनानी भाषा का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करके हमारे सामने लेके आते हैं, और उस वक्त के जीवन के बारे में हमें क्या मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत हमारे पास और है, और कहां से जानकारी मिलती है हमें, इसके अलावा हमें औजारों से, पत्थरों से, सिक्के, मोहरे, हड्डियां, बर्तन के टुकड़े, इन सबको छोटी छोटी चीजों को वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वो अध्ययन करने वाले लोग कौन है, जो पांडुलिपि पढ़ते हैं, जो ये साहित्यिक रचनाएं पढ़ते हैं, जो शिलालेखों का पता करते हैं, जो औजार, पत्थर, जो सिक्के मिले, मुहरे मिली, उन सब का छोटा छोटा सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, उन लोगों को हम क्या कहते हैं, उन्हीं लोगों को हम इतिहासकार और पुरातत्वविद। इतिहासकार जो इतिहास के बारे में पता लगाते हैं, किसके माध्यम से पता लगाते हैं, इन जानकारियों के माध्यम से पता लगाते हैं। पुरातत्वविद जो पुरातत्व, पुरानी चीजें हैं उनका अध्ययन करके, जैसे उनको कोई पत्थर की कोई टुकड़ा मिल गया, जैसे बर्तन का टुकड़ा मिल गया, ठीकरी मिल गई उनको, ठीक, उसको भी वो अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं कि उस वक्त उसके ऊपर कोई चित्र तो नहीं बना हुआ है, मछली का चित्र, मतलब उसको लोग मछली खाते थे। हड्डियां मिल गई, हड्डी का अध्ययन करते हैं, ये हड्डी किसकी, पक्षी की है कि पशु की है, तो पशु की है तो कौन से पशु की है, और वो उस वक्त का मतलब उस पशु, जैसे मान लो उनको पता चला ये हड्डी बकरी की है, तो वो पता लगा लें कि उस वक्त लोग बकरी का पालन करते थे। बात समझ में, इतिहास का पता ऐसे नहीं करते कि उस वक्त कोई आदमी आके कहता है भाई साहब देखो मैं 2500 साल पुराना आदमी हूं, या मैं 8000 साल पहले जिंदा था और आज भी जिंदा हूं, अभी मिला हूं आपको, आप सुन लो क्या क्या होता था उस वक्त। ऐसा कुछ नहीं है। लोग क्या करते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, जो पुरातत्वविद होते हैं, वो जाते हैं, जाकर के क्या करते हैं, कोई पांडुलिपि मिल गई, उसको देखते हैं, उसको सही संभालते हैं, साफ करते हैं, और फिर उसको पढ़ते हैं। अब पढ़ने का समझ में नहीं आई तो उसको प्राचीन समय की जो हमारे पास जो भाषा है उनको मिला करके पढ़ते हैं। अगर जब उन्हें भाषा समझ में तो उसके आधार पर वो अर्थ निकालते हैं। ठीक वैसे शिलालेख है, साहित्यिक रचना है, कोई औजार मिल गया तो उसमें पता चल जाए कि उस वक्त लोग कैसे औजार प्रयोग करते थे। जैसे मान लो पत्थर का औजार मिल गया तो इसका मतलब ये पाषाण काल की बात है कि लोग उस वक्त पत्थर के औजार यूज करते थे। लोहे का मिल गया या तांबे का औजार मिल गया तो उस वक्त तांबा प्रयोग करते थे। बस ना इसी आधार पर पता करते हैं। इसके अलावा सिक्के मिल गए या मोहरे मिल गई तो हमें पता करेंगे सिक्कों पर किसका मतलब किसका क्या आकार बने। जैसे ये चित्र देखो आप, ये एक मटका मिला है, ठीक है, और ये एक सिक्का टाइप कुछ है, ये मोहर टाइप कुछ है। तो ये जो चीज हमें मिली है आपके बुक में देखिए, तो इस चीज को देखो, ये प्राचीन चीजों को उठाते हैं, समझते हैं कि उस वक्त कैसा जीवन रहा होगा। इसी को पता करने वाले, ऐसी चीजों का पता करने वाले लोगों को इतिहासकार और पुरातत्वविद कहते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज, अतीत एक वचन है या बहुवचन है, ये समझो।
यहाँ पे हम जिस अतीत की बात करें ये एक वचन नहीं है, हम एक व्यक्ति के जीवन की बात नहीं करें, यहाँ पे हम बहुत सारे राजाओं के जीवन की बात चल रही है, आम आदमी के जीवन की, शिल्पकार, शिकारी, सबके जीवन की बात हो रही है। तो ये बात समझनी है आपको। यहाँ पे तिथियों का मतलब क्या है, अभी आपने पीछे देखा होगा, एक जगह मैंने लिखा था कि जो किरथर और सुलेमान पहाड़ियां हैं उनके पास 8000 साल पहले लोग खेती करते थे। ठीक है, दोबारा मैंने लिखा सिंधु घाटी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पास 4700 वर्ष पूर्व क्या हुआ, नगरों का विकास हो गया था। फिर मैंने लिखा गंगा के आसपास के क्षेत्र में 2500 वर्ष पूर्व क्या विकास हो गया, नगरों का विकास हो गया। ये जो तिथियां हैं ये कहां से आई, ठीक है, इसको समझना है। अब समझो, यहाँ पे हमारा जो पास कैलेंडर होता है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, मतलब जो ये तिथियां आती है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार आती है। और ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है वो किसके अनुसार बना, वो ईसा मसीह। ईसा मसीह आप कहोगे कौन है, तो ईसाई धर्म के जो लोग हैं, ईसाई धर्म के जो लोग हैं, क्योंकि ज्यादातर जो इतिहास लिखा है वो यूरोपियन ने लिखा है। ठीक है, तो बाद में इंडिया में आए तो इंडिया में भी यूरोपियन के थ्रू ही हम लोग इतिहास लिखना, हम लोग इतिहास में इंटरेस्टेड थे ही नहीं। यूरोपियन, अंग्रेज भारत आए और उन्होंने प्राचीन चीजों के बारे में जानने का प्रयास कर, फिर हम भी उनके पीछे पीछे जानने का प्रयास करने लगे। तो उन्होंने अपने हिसाब से ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जो समय था, मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे पूर्व का को चीज को, उस टाइम को हम ईसवी पूर्व कहते हैं, बीसी या बीसीई कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा कहते हैं इसको, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। और ईसा के जन्म के बाद का जो समय है उसको हम ईस्वी कहते हैं, एडी या सी कहते हैं, एनो डोमिनी या फिर कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। अभी आपको मैं समझा देता हूं सिंपल तरीके से, आप टेंशन मत लो। मान लेते हैं ये 0 पॉइंट है, ये 0 ईस्वी है, यानी यहां से हमारी शुरुआत होती है। ठीक है, अगर हम इससे इधर जाते हैं, इस चीज को समझो आप आराम से। ठीक है, यहां पे समझते हैं, इसको प्रयास करें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन इधर ले आते हैं, ये देखो आज मान लेते हैं 2021। वैसे आपकी किताब में क्या रखा गया है, 2000 को आधार माना गया है। सन 2000 जो पीछे गया 21 साल पहले, उसको आधार माना गया, उसी के आधार पे आपकी क्या बोला, क्या बताया जा रहा है, टाइम बताया जा रहा है, वो भी मैं समझाऊंगा। अब समझ लेते हैं 2021 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो 1947 में हम लोग क्या हुए थे, आजाद। 1857 में भारत में क्या हुई थी बताओ, क्रांति। ठीक है, 1600 में कौन आए थे भारत में, आकर अंग्रेज आए थे। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा बड़े स्तर पर लेता हूं मैं। ठीक है, 1206 में दिल्ली सल्तनत की क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, इसके अलावा आपके गुप्त काल ले लेते हैं, तो गुप्त काल जो था आपके 319 ईस्वी में क्या हुआ था, गुप्त काल की स्थापना हुई थी। फिर अगर हम बात करें तो उसमें 78 ईस्वी पूर्व कौन है, कनिष्क का शासन था, और फिर 0 ईस्वी आ जाता है। तो ये तो है ईस्वी, 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 और 2021 क्या चल रहा है, ईस्वी चल रहा है। ठीक है, अब आप 1 2 3 4 5 6 78 319 1206 ये तो मुख्य मैंने लिखे। ठीक है, अब समझो आप, ये हमारा ईस्वी है, इस दिन ईसा का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, अब ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय इन्होंने शुरू किया है वो ईस्वी के नाम से है। वो किस नाम से, ईस्वी के नाम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 300 400 500 ऐसे आता जाएगा। और आज हम कहां पहुंच गए, 2021 में। आपकी किताब क्या कह रही है कि हम लोग 2000 को आधार वर्ष मानते हैं। ठीक है, जब हम 2000 को आधार वर्ष मानते हैं तो आप इसको समझ के देखो कि इससे 2000 साल यहां तक हो गए। 2000 को आधार वर्ष माने, यहाँ पे 2000 है, तो यहां से कितने साल हो गए, 2000 साल। अब देखो इससे पहले क्या था, इससे पहले की अगर हम बात करें तो ठीक उल्टा, इधर से 1 2 शुरू हुए, 1 2 3। ठीक है, या फिर हम देखो 322 ईस्वी पूर्व क्या था, 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त क्या बना था, यहाँ का शासक बना था। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व क्या था, महाजनपद काल था। 1000 ईस्वी पूर्व क्या था, उत्तर ऋग्वेदिक काल था। ठीक है, ऋग्वेदिक काल। 1500 ईस्वी पूर्व क्या था, 1500 ईस्वी ऋग्वेदिक काल था। ठीक है, और अब मान लो 2500 ईस्वी पूर्व क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब देखो इसको, ये हम ठीक उल्टा जा रहे हैं, इधर 1 2 3 4 इधर। ठीक है, और 1 2 3 4 इधर सही है। अब इसको क्या कहते हैं, इस 0 से इधर वाला जो है, ये जो पहले वाला हिस्सा, इसको हम ईस्वी पूर्व कहते हैं, ईस्वी पूर्व कहते हैं। क्यों, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ठीक है, इधर वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, ईस्वी कहेंगे। ये क्यों, क्योंकि ईस्वी के बाद का समय। अगर हम इस 0 को मानते तो इधर आते हैं तो हमें पता है कि आज हम 2000 साल हो चुके हैं इधर। अब आपको कहा गया था, जैसे मैंने एक लिखा था कि 8000 साल पहले कृषि करनी शुरू की थी। 8000 साल पहले, इसको हम समझ में देखो, कितने साल पहले बोला मैंने, 8000 साल पहले। हम कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे निकालेंगे, 2000 साल तो ये। ठीक है, 2000 साल तो ये जो 0 से लेके यहां तक हुए। अब
8,000 में से 2,000 के पीछे कितने बचे? 6,000। 6,000 साल इधर, यानी अपन समझ सकते हैं 6,000 ईस्वी पूर्व। 8,000 साल का मतलब क्या पता है? 6,000 ईस्वी पूर्व है। क्यों? क्योंकि 6,000 ईस्वी पूर्व 6,000 साल ये हो जाएंगे, 2,000 साल आज के जो जीरो के बाद में ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला समय, टोटल 8,000 साल पहले क्या हुआ था? कृषि और पशुपालन शुरू हुआ था। बात समझ में आ रही है आपको? कृषि पशुपालन 8,000 साल पहले हो, तो आज से हम कैसे टाइम निकालेंगे? 2,000 साल, ये 6,000 साल पहले। इसका मतलब वो एक्चुअली कब हुआ था? 6,000 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और ये 8,000। बात समझ में आ रही है? सिंधु घाटी सभ्यता मान लेते हैं 2500 में आई थी, ठीक है, 2500 ईस्वी पूर्व, तो समझो कितना? 2,000 साल ये, 2500 साल ये, 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता आई थी। दो तरीके होते हैं कहने के। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 4500 साल पहले हुआ था, 4500 से 5,000 साल के बीच में हुआ था, ठीक है, एक तरीका ये। और एक तरीका सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईस्वी पूर्व हुआ था। बात एक ही है। बात समझ में? बात एक ही है। अगर हम कहें सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 4500 से 5,000 साल के बीच हुआ था, बात वही है। और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईस्वी पूर्व हुआ था। कैसे? अगर हम 2500 ईस्वी पूर्व कहते हैं, इसका मतलब क्या है? 2500 साल ये, 2,000 साल ये, 4500 साल हो गए, टोटल आज से 4500 साल पहले। बात समझ में आएगी? ये चीज थी। यहाँ पे आपको समझना कि तिथियों की गणना कैसे करते हैं, तो तिथियों की गणना ऐसे करते हैं। अब आप एक चीज समझ के देखो, एक बहुत मजेदार पॉइंट है। मैं मान लो इसको लेते हैं अपन, ऐसे लेते हैं कि 2018 लेते हैं, ठीक है, ईस्वी पूर्व, 2018 ईस्वी पूर्व। अब कोई आदमी है, उसका जन्म 2018 ईस्वी पूर्व में हुआ है, कोई व्यक्ति है, उसका जन्म 2018 ईस्वी पूर्व में हुआ है, वो 1 साल का कब होगा? ध्यान रखना, 2017 ईस्वी पूर्व में वो 1 साल का होगा। क्यों? क्योंकि टाइम इधर चल रहा है, हमें इधर से इधर आना है, तो आपका सही रहेगा 2500, 1500, 1000, 600, इधर से इधर आना है, ठीक है, और इधर आगे बढ़ेंगे तो ये सही है। अब मान लो मानते हैं 2018 ईस्वी में किसी का जन्म हुआ है, 1 साल का कब होगा? जब 2019 होगा, क्योंकि यहां सही चल रहा है, यहां ठीक उल्टा चल रहा है। बात समझ में आई? उल्टा चलने का मतलब है इधर से ही हमें शुरू करना है, इधर से नहीं शुरू करना, उल्टा शुरू कर लो। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 साल पहले, 15 साल पहले वैदिक सभ्यता, ये देखो इधर आ रहा है, तो ऑटोमेटिक 1000 साल हो गए। तो आप कहोगे पहले कौन आया? पहले सिंधु घाटी सभ्यता एक ही आई, तो पहले कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। बूढ़ी कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता बूढ़ी ज्यादा है, ये जवान है। इस तरह से इधर बढ़ते 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 आज हम 2021 में आ गए। इस तरह से हम तिथियों की गणना करते हैं। आपकी किताब क्या मान रही है? सन 2000 को आधार वर्ष मान रही है, आरंभिक बिंदु मान रही है। 2000 के आधार पर ही वो पता लगा रहे हैं कि कितने साल पहले क्या हुआ था। इज दैट क्लियर और नॉट? आई होप इज इट क्लियर। ओके, नाउ एक यहाँ पे एक और वर्णन है, रोसेटा। ये एक शहर का नाम है, मिस्र का एक शहर है, ठीक है। अब आप सोचोगे सर उस वक्त भाषा अलग थी, लोग अलग तरीके से लिखते थे, तो आज के ये जो इतिहासकार पुरातत्वविद होते हैं भाषा पढ़ कैसे लेते हैं? तो रोसेटा का एक दे रखा है, रोसेटा मिस्र का एक जगह कस्बा है, वहां पे 3 लेख मिले यूनानी और मिस्री भाषा में, यूनानी और मिस्री भाषा में लिखे हुए मिले। अब उसको पढ़ेंगे क्या? कुछ इतिहासकार ऐसे होते हैं जिन्हें यूनानी भाषा अच्छे से आती है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें मिस्री भाषा अच्छे से आती है। दोनों क्या करते हैं? कॉमन वर्ड्स ढूंढते हैं। ये देखो चित्र, ये देख रहे हैं, ये वाला चित्र, इसमें ये लिपि, ये 3 जो लेख मिले वो इस भाषा में मिले, तो इसके आधार पर उन्होंने क्या किया? इसको पढ़ा, मैच हो रहे, देखो आप ये शब्द इस भाषा में लिखा हुआ है पूरा प्राचीन लिपि में, और ये वर्तमान भाषा में। इसके आधार पर उन्होंने क्या ढूंढे? वहां पे शब्दों का अर्थ पता किया, और शब्दों का अर्थ पता करके उसको पढ़ने का प्रयास किया। इस तरह से इतिहासकार क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ये था हमारे अतीत का पहले चैप्टर के बारे में। आई होप बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बात कहां से शुरू हुई कि प्राचीन समय में लोग रहते कैसे थे, उसके आधार पर क्या खाते थे, किस तरह से रहते थे, तो आपको समझना कि जंगलों में रहते थे, ठीक है। और आर्किटेक्ट थे, कोई आर्किटेक्ट था, कोई किस तरह से रहता, वो सारा जानने के लिए हमें क्या करना पड़ा? एक तो नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के आसपास 8000 साल पहले क्या होता है? कृषि का आरंभ होती है, लोग पशुपालन शुरू करते हैं। गारो और विंध्यन क्षेत्र है, उसके आसपास चावल का उत्पादन होना शुरू होता है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत के आसपास का क्षेत्र अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं लिए खड़ा है। इसका सिंधु नदी है, उसमें 4700 साल पहले क्या होता है? वहां पे नगरों का विकास होना, आगे पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता में। गंगा के आसपास में भी 2500 साल पहले क्या शुरू होता है? आपके नगरों का विकास होना शुरू होता है। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? तो भारत के नाम पे पड़ा, जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा? तो इंडस से पड़ा। सिंधु नदी को यूनानी और जो ईरानी लोग हैं वो इंडस कहते हैं, और इसे इंडस, इंडोस और उसके बाद में इंडिया बन गया।
फिर हम यहाँ पे आए कि अतीत के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती, तो पांडुलिपियों से मिलती। पांडुलिपियां क्या होती है, तो पांडुलिपियां एक तरह की जो आपके किसी का पत्र पर, मतलब पत्र मतलब है पत्ते पर लिखी गई, हाथ से लिखी गई पांडुलिपि होती है। और खासकर किस पे लिखते थे, ताड़ या भुर्ज के पत्ते पे लिखते थे। कुछ समाप्त हो गई, कुछ पीछे बच गई, ठीक है, पीछे बच गई, वो हमें मंदिरों और विहारों से मिली और उनको हमने पढ़ा और पढ़ करके उसके बारे में उस वक्त की जानकारी प्राप्त की। जानकारी किस चीज की, उस वक्त रीतियां क्या थी, मान्यताएं क्या थी, विज्ञान कैसा था, लोग क्या सोचते थे, किस तरह की परंपराएं रखते थे, उसके बारे में जानकारी मिली। और जानकारियां क्या मिलती है, तो हमें साहित्यिक स्रोतों से जानकारियां मिल जाती है। उस वक्त ग्रंथ जो नाटक लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए, जैसे वेद है हमारे पास, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, महाकाव्य है, या फिर जो जैन धर्म बौद्ध धर्म में लिखी हुई रचनाएं हैं, अशोक के टाइम की रचनाएं हैं, गुप्तकालीन रचनाएं, उन सबसे हमें जानकारी मिल जाती है। ये हमारे साहित्यिक स्रोत हो गए। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, हाँ शिलालेख क्या होते हैं, शिलालेख होते हैं आपके पत्थर पे लिखे गए लेख। यहाँ पे अशोक के एक शिलालेख का वर्णन किया हुआ, आगे हम अशोक पढ़ेंगे तो उसके और शिलालेखों की बात करेंगे। इसकी बात जो लिपि है वो अरेमाइक और यूनानी है, उसने और भी लिपियों में लिखा था जिसको हम क्या कहते हैं ब्राह्मी वगैरह में, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पांडुलिपि का भी चित्र दे रखा आपको यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आप समझिए पुरातात्विक स्रोत, औजार मिल गया, उसका अध्ययन किया उन्होंने, हड्डी मिल गई, उसको छोटी छोटी हड्डियों के बारे में, बर्तन के टुकड़े उनका अध्ययन किया, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है यहाँ पे ये दे रखे हैं, ये मुहरे सिक्के उस वक्त कैसे चलते थे, उससे हमें पता चल जाता है। ये हमारे इतिहासकार होते हैं, पुरातत्वविद जो इन सारी चीजों को पढ़ते हैं और समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसके अलावा हमें पता कैसे, तिथियों का कैसे पता चलता, मैंने बताया ईस्वी से, ईसा के जन्म से पहले का टाइम ईस्वी पूर्व है और ईसा के जन्म के बाद का टाइम ईस्वी है। पता कैसे करोगे, तो ठीक उल्टा चलना, ईस्वी पूर्व में उल्टा चलना होता है और इसी में यहाँ पे आपकी किताब में आधार वर्ष किसको माना गया है, 2000 को माना गया है। तो मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है 600 ईस्वी पूर्व कोई कार्य किया, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 322 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, तो कितने साल पहले हुई अगर हम पता करें, 2000 साल ये, 300 साल ये, 2300 साल पहले, ठीक है। तो ये हम किताब आगे पढ़ेंगे तो हिस्ट्री इस किताब में, तो ये तिथियां हमारे सामने बार बार आएगी, तो इस स्केल को आप याद कर लेना, ठीक है। उसके अलावा मिस्र हमें अलग अलग पढ़ते कैसे, मतलब प्राचीन समय की लिपि कैसे पढ़ते हैं, तो वर्तमान की भाषाओं को और उस वक्त की भाषाओं में जो अक्सर मेल खाते हैं उनको पढ़ करके उसके बारे में पूरा पता करते हैं। ये था हमारा पहला पार्ट, हमारे अतीत का पहला पार्ट, क्या कब कहां और कैसे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगला वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।